हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडक्टिव एकेडमिक्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स में से चैप्टर नंबर 3, 4 और 5 के एमसीक्यू क्वेश्चंस। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। बाय द वे, जो पहला और दूसरा चैप्टर है उसके एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। यू कैन वॉच दैट वीडियो। एग्जाम्पलर्स प्रॉब्लम्स बिकॉज सॉल्व करने बहुत ज़रूरी हैं, राइट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को अगर आपने एनालाइज करा होगा तो आप देखोगे कि उसमें काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो डायरेक्टली इन एग्जाम्पलर्स में से आए होते हैं, राइट। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 से, विच इज़ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज जनरली नॉट शोन बाय द मेटल्स। कौन सी प्रॉपर्टी नहीं शो करते हैं? लेट्स सी कौन कौन सी करते हैं। पहले देखो, कंडक्शन तो करते हैं, है ना। सोनरस भी होते हैं मेटल्स, मेटल्स डक्टाइल भी होते हैं। व्हाट अबाउट डलनेस? मेटल्स जनरली सेइंग डल नहीं होते, बल्कि मेटल्स तो लस्ट्रस होते हैं। दैट मीन्स डलनेस ऐसी प्रॉपर्टी है जो जनरली मेटल्स शो नहीं करते हैं। सो दैट इज द राइट आंसर, राइट। नेक्स्ट वन, ये नॉट वाले क्वेश्चंस कई बार कंफ्यूज करते हैं, बल्कि इसको ध्यान से सॉल्व करना चाहिए। अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं इसमें, राइट। सेकंड, द एबिलिटी ऑफ द मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू द थिन वायर्स। क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड द डक्टिलिटी। वेरी इजी। ये सारे टर्म्स का मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए, राइट। डक्टिलिटी मीन्स जो हम थिन वायर्स में उसको ड्रॉ कर सकते हैं। मेलेबिलिटी, उसको बीट करके हम शीट्स बना सकते हैं बहुत पतली पतली। सॉनरस मीन्स जब उसको हिट करते हैं तो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। एंड कंडक्टिविटी जनरल चीज़ें आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 3, Aluminium is used for making cooking utensils. Which of the following properties of the aluminium are responsible for the same? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है यार। एक तो गुड थर्मल कंडक्टर है ना, हीट का बहुत बढ़िया कंडक्टर है, इस वजह से हम उसको यूज़ कर रहे हैं फॉर मेकिंग द कुकिंग यूटेंसिल्स। और उसके अलावा ऑफ कोर्स उसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई है। अगर मेल्टिंग पॉइंट कम होगा तो वो तो वहीं पे पिघल जाएगा आग के ऊपर ही, ठीक है। सो द राइट आंसर इज 1 एंड द 4th वन। दैट मीन्स द ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। Good thermal conductivity and high melting point. Let's move on to next question. Question number 4. Which one of the following metals do not react with cold as well as hot water? Of course, iron. आपने पढ़ा हुआ आयरन की रिएक्शन स्टीम के साथ होती है, राइट। ना तो वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करने वाला है, ना ही वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सभी बहुत रिएक्टिव मेटल्स हैं, है ना। आयरन इज द लीस्ट रिएक्टिव, सो ऑफ कोर्स जो हमारा आंसर है दैट इज द iron. Then the 5th one, which of the following oxides of the iron would be obtained on prolonged reaction of iron with steam? The answer is Fe3O4. What happens when calcium is treated with water? पहला है it does not react with water, जो कि बिल्कुल गलत है ना, बिकॉज कैल्शियम एक काफ़ी रिएक्टिव मेटल है। वो तो अगर कोल्ड वाटर होता है उसके साथ भी कुछ एक्सटेंट तक रिएक्ट कर जाता है, इतना विग्रेसली नहीं करता, लेकिन रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी डेफिनेटली। ये तो बोल रहे हैं डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, सो गलत हो गया पहला ऑप्शन। सो पहला ऑप्शन गलत है, तो ए ऑप्शन बाहर, सी ऑप्शन बाहर, है ना। देन it reacts violently with water. Violently with water भी गलत है, right? It reacts less violently with water. थर्ड ऑप्शन सेंस बना रहा है। अच्छा, थर्ड दोनों में ही है, बी और डी में। बबल्स ऑफ द हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सर्फेस ऑफ द कैल्शियम। ये चीज़ आपने डेफिनेटली पढ़ी होगी, जिसकी वजह से वो फ्लूट करता है ऑन द सर्फेस। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3rd and 4th, राइट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर? Then the question number 7th, generally metals react with the acids. Metals react with the acids to give salt and hydrogen gas, है ना। ये रिएक्शन आपने पढ़ी है, लेकिन which of the following acids does not give hydrogen on reacting with the metals? कौन सा इसमें से एसिड है जिसके केस में आपको ये वाली रिएक्शन जनरली सेइंग नहीं देखने को मिलेगी? कुछ सर्टेन केसेस में मिलेगी, लेकिन जनरली सेइंग आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। हाइड्रोजन इवॉल्व नहीं होती है किस केस में? जब ये वाला एसिड आप यूज़ करते हो, नाइट्रिक एसिड, राइट। वाई? क्या रीज़न है? द रीज़न इज इट्स स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर, राइट। ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इस वजह से आपको यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह जनरली वाटर दिखता है, ठीक है। रिएक्शन देखना कोई, लेट्स से किसी भी पर्टिकुलर मेटल की, इन दोनों के अलावा, राइट, किसी पर्टिकुलर कोई लेस रिएक्टिव मेटल लेके देखना विद नाइट्रिक एसिड, ठीक है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ। इवन इसकी बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन लेके चलते हैं ये, तब भी हाइड्रोजन गैस वहाँ पे इवॉल्व नहीं करवाता। ऑक्सीडाइजिंग नेचर ही इसका इतना ज़बरदस्त है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉम्पोजिशन ऑफ द एक्वा इज 3:1। कौन सा ज़्यादा आता है? कॉन्सेंट्रेटेड HCl। और कौन सा एसिड कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है? दैट इज़ अ नाइट्रिक एसिड। लेकिन दोनों ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इन दोनों के मिक्सचर को, इन दोनों के 3:1 के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? एक्वा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आयनिक कंपाउंड्स? KCl तो आयनिक है, सबको पता है,
राइट, सोडियम क्लोराइड भी आयनिक है, सबको पता है, तो ये तो ऑप्शंस नहीं हो सकते. दैट मीन्स द आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड एंड थर्ड. ये आयनिक नहीं है, ये दोनों कोवलेंट कंपाउंड्स हैं. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट जनरली एग्जिबिटेड बाय द आयनिक कंपाउंड्स. कौन सी नहीं एग्जिबिट करते हैं, पहले देखते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज वो शो करते हैं. सॉल्युबिलिटी इन वाटर, जनरली सेइंग, है ना, बेस्ट एग्जांपल सोडियम क्लोराइड आपके सामने, सॉल्युबल इन वाटर. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट, ये नहीं करते, है ना, या तो मोल्टन स्टेट में कंडक्ट करते हैं, या उसका जो एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तब वो कंडक्टिविटी दिखाएंगे, राइट. सॉलिड स्टेट में गुड कंडक्टर नहीं होता है आयनिक कंपाउंड्स. हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये डेफिनेटली ट्रू है. और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन मोल्टन स्टेट होती है ना. सो कौन सी चीज़ है जो नहीं शो कर रहे, ऑप्शन नंबर बी. सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. 11th वन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स एग्जिस्ट इन देयर नेटिव स्टेट इन द नेचर. नेटिव स्टेट में ऑफकोर्स वही मेटल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं जिनकी रिएक्टिविटी सबसे कम हो, एंड दैट इज गोल्ड एंड द सिल्वर. ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड एंड द फोर्थ वन. सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12th, ये रिफाइनिंग वाला पार्ट है, राइट. आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसको आप स्किप कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 13th, सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक ऑन प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू एयर. क्यों ऐसा होता है? बिकॉज सिल्वर सल्फाइड की उसके ऊपर लेयर बन जाती है विच इज ब्लैक इन कलर. ठीक है. नेक्स्ट वन, गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम द रस्टिंग बाय कोटिंग विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक. वेरी इजी. हालांकि आई थिंक सो ये पार्ट भी नहीं है, बट ये तो बहुत इजी वाला पार्ट है. गैल्वेनाइजेशन आपने आई थिंक सो छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, बिकॉज राइट. देन 15th क्वेश्चन, ये भी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं बनेगा फॉर द 2021, लेकिन स्टिल स्टेनलेस स्टील में क्या क्या चीज़ प्रेजेंट होती है? आयरन, उसके अलावा निकल एंड द क्रोमियम. देन अगला क्वेश्चन, जनरली मेटल्स आर सॉलिड इन नेचर. बिल्कुल. विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट? बहुत ईजी, दैट इज द मर्करी. देन जो 18th क्वेश्चन है इसको भी आप स्किप कर सकते हो फॉर 2021. ठीक है, ये सिलेबस में नहीं है आपके. 19th वन इज द जनरली नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस. ऑफकोर्स कौन सा लस्ट्रस है नॉन मेटल इनमें से? डेफिनेटली आयोडीन. ये एक्सेप्शनल केसेस प्रॉपरली आपको टिप्स पे होने चाहिए. देख रहे हो ना कितने सारे क्वेश्चंस उसने एक्सेप्शनल केसेस से पूछे हुए हैं. ठीक है. देन द 20th वन, विच ऑफ द फॉलोइंग 4 मेटल्स वुड बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द सोल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट्स बाय द अदर 3 मेटल्स. इनमें से कौन सा मेटल ऐसा है जिसके सॉल्ट में से उसको डिस्प्लेस कर पाना बाकी सभी मेटल्स के लिए इजी होने वाला है? ऑफकोर्स ऐसा मेटल जो सबसे कम रिएक्टिव मेटल होगा उसको डिस्प्लेस करना इजी रहने वाला ना. सो इनमें से सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन है? दैट इज द सिल्वर. सो डेफिनेटली द आंसर इज बी, सिल्वर. ठीक है, सिल्वर के सॉल्ट्स में से सिल्वर को इजीली डिस्प्लेस किया जा सकता है बाय द अदर रिएक्टिव मेटल्स. देन द 21st क्वेश्चन क्या है? हमारे पास 3 अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स गिवन है. ओके, टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब बी, टेस्ट ट्यूब सी. ए टेस्ट ट्यूब में हमने डाला 2 ml ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl. जो बी टेस्ट ट्यूब थी उसमें हमने डाला HNO3, ये भी कॉन्सेंट्रेटेड है. और जो तीसरी टेस्ट ट्यूब है उसमें हमने डाला HCl और HNO3 का मिक्सचर इन 3:1. दैट मीन्स एक्वा. ठीक है. अब हमने इसके बाद क्या करा? एक स्मॉल पीस ऑफ मेटल वॉज पुट इन ईच टेस्ट ट्यूब. तीनों टेस्ट ट्यूब्स में हमने मेटल के पीसीस को डाला. कोई एक पर्टिकुलर मेटल रहा होगा, वही हमको देखना है कि कौन सा मेटल है. उसने क्या बोला हुआ है? नो चेंज अक्कर्ड इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी. इन दोनों के केस में हमको कोई भी रिएक्शन नहीं देखने को मिली. लेकिन जैसे ही हमने उस मेटल को सी में डाला, दैट मीन्स एक्वा रीजिया में डाला, तो वो मेटल क्या हो गया? डिसॉल्व हो गया. कौन सा मेटल हो सकता है? एंड यू ऑल नो कि या तो वो गोल्ड हो सकता है या फिर वो प्लेटिनम हो सकता है. ये दोनों ही मेटल्स ऐसे मेटल्स हैं जो एक्वा रीजिया में डिसॉल्व होते हैं. इनको डिसॉल्व करने के लिए कोई सिंगल ऐसा एसिड नहीं बना जो इनको डिसॉल्व कर सके. समझ रहे हो ना? ठीक है, जो एक्वा रीजिया है ये 2 अलग अलग एसिड्स का मिक्सचर है. ठीक है, कोई सिंगल एसिड ऐसा नहीं है जो इनको डिसॉल्व कर सके. सिंपल. सो द आंसर इज बोथ बी एंड डी. ये दोनों ही राइट आंसर्स हैं यहाँ पे. नेक्स्ट वन अगेन डिलीटेड पार्ट में से 23rd भी हालांकि बोल सकते हो कि डिलीटेड पार्ट में से है, बट ये एकदम बेसिक वाला पार्ट है. राइट. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कौन कौन सी इलेक्ट्रोड्स होती हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव. नेगेटिव वन इज कॉल्ड द कैथोड, और जो पॉजिटिव वाली होती है उसको क्या बोलते हैं? एनोड. ये तो सबको पता ही होता है. राइट. सो द राइट आंसर इज पॉजिटिवली चार्ज एनोड और नेगेटिवली चार्ज कैथोड. सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. 24th अगेन स्किप कर सकते हो, सिलेबस का पार्ट नहीं है इस बार के लिए, 2021 के लिए, है ना. 25th वेरी इजी क्वेश्चन.
कोई एलिमेंट है जो कि काफ़ी सॉफ्ट है, जिसको आप नाइफ की हेल्प से कट कर सकते हो। इसी से पता लग रहा है कि कोई ना कोई एल्कली मेटल होगा और बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, उसको आप एयर में नहीं रख सकते। ऑफ कोर्स वो कौन सा मेटल है? दैट इज़ द सोडियम। 26 अगेन एलॉयज वाला पार्ट है, स्किप किया जा सकता है फॉर द 2021। 27th विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट द मैग्नीशियम मेटल। देखते हैं कौन कौन सी करेक्ट है, पहले ये देख लेते हैं, है ना। इट बर्न्स इन ऑक्सीजन विद अ डेजलिंग वाइट फ्लेम, ये तो करेक्ट है। इट रिएक्ट्स विद द कोल्ड वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड इवॉल्व्स द हाइड्रोजन गैस। अब आपको ध्यान होगा, सबसे अगर रिएक्टिव मेटल्स की बात करते हैं, सबसे पहले सबसे ऊपर क्या आता है? पोटाशियम, राइट। फिर सोडियम, उसके बाद कैल्शियम। सिर्फ इनमें से पोटाशियम और सोडियम ही हैं जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं काफ़ी विग्रसली। कैल्शियम भी करता है लेकिन लेस विग्रसली। इसके बाद जितने भी मेटल्स हैं वो रिएक्ट नहीं करते हैं जनरली सेइंग कोल्ड वाटर के साथ। ओके, सो यहाँ पे जो मैग्नीशियम है वो कैल्शियम के भी नीचे आता है ना रिएक्टिविटी सीरीज में। सो ऑफ कोर्स जो मैग्नीशियम है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट तो करेगा ही नहीं, राइट। बाकी चीज़ें तो बात की बात है, वो रिएक्ट ही नहीं करेगा, कुछ भी नहीं बनाएगा। सो बी ऑप्शन इज डेफिनेटली इनकरेक्ट। बाकी ऑप्शन हम देख लेते हैं स्टिल क्या है। इट रिएक्ट्स विद हॉट वाटर टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड इवॉल्व्स द हाइड्रोजन गैस, डेफिनेटली ट्रू है। इट रिएक्ट्स विद स्टीम टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड इवॉल्व्स द हाइड्रोजन गैस, ये भी डेफिनेटली ट्रू है, राइट। हॉट वाटर या फिर स्टीम के साथ तो करेगा ही करेगा रिएक्ट, लेकिन कोल्ड वाटर के साथ वो रिएक्ट नहीं करेगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, उसने वही बोला ना कौन सा इनकरेक्ट है। सो ऑप्शन बी ये इनकरेक्ट है। 28th अगेन एलॉयज वाला पार्ट है, यू कैन स्किप इट। 29th reactions between x and y forms compound Z. So x plus y बन रहा है Z. X loses the electron and y gains the electron. Which of the following properties is not shown by the Z? अब देखो अगर ऐसा हुआ कि x ने लूज करा था इलेक्ट्रॉन और y ने गेन करा, दैट मीन्स आयनिक कंपाउंड बना होगा कुछ ना कुछ, है ना। जो ये Z कंपाउंड है यहाँ पे, इट इज आयनिक कंपाउंड। सो अगर ऐसा है तो कौन सी प्रॉपर्टीज नहीं देखने को मिलेगी आयनिक कंपाउंड में? लेट्स सी कौन कौन सी देखने को मिलेंगी। अगेन पहले ये देख लेते हैं, राइट। हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, डेफिनेटली आयनिक कंपाउंड है तो होगा। कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट, ये भी बिल्कुल सही है। और सॉलिड होगा, ये भी बिल्कुल सही है। हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट, ये गलत है। सो ऑफ कोर्स द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बिकॉज इसने बोला कौन सी नहीं शो करेगा प्रॉपर्टी, राइट। आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, लो नहीं होता। इस वजह से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Question number 30, the electronic configuration of three elements x, y, z is given. x की है 28, y की given है 287 और z की configuration है 282. Which of the following is correct? देखते हैं। x is a metal. 2 and 8 ये तो नोबल गैस होगी, है ना, नियोन, जो कि गलत है, वो तो एक नॉन मेटल है। What about the y? y is a metal, ये भी गलत है। 287 ये तो हेलोजन फैमिली में लाई करेगा ना, राइट। इट इज क्लोरीन, हाँ। सो ये भी गलत है, ठीक है। वाई इज अ नॉन मेटल, जेड इज अ नॉन मेटल। देखते हैं 282, ये भी गलत है। 282 क्या बनेगा? ये मैग्नीशियम बनेगा, है ना। व्हाट अबाउट द ऑप्शन डी? वाई इज अ नॉन मेटल, बिल्कुल, जो कि क्लोरीन है, जो कि एक नॉन मेटल है। और जो जेड है, राइट, दैट इज द मैग्नीशियम, दैट इज अ मेटल। सो ऑफ कोर्स द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। 31st, although the metals form basic oxides, जनरली सेइंग जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं ना, लेकिन इनमें से कौन सा ऐसा मेटल है जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम है इनमें से, ठीक है। एल्यूमिनियम फॉर्म्स द एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। 32nd, जनरली नॉन मेटल्स आर नॉट कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? इनमें से ऑफकोर्स जो ग्रेफाइट है दैट इज द गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, राइट। 33rd, इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव अ कोटिंग ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल। कौन सा मटेरियल जनरली सेइंग उसको यूज़ किया जाता है इंसुलेट करने के लिए? दैट इज़ द पीवीसी। ऑल ऑफ द अबव कैसे आ जाएगा? ग्रेफाइट वगैरह को थोड़ी ना यूज़ करेंगे, राइट। पीवीसी की कोटिंग करी होती है बिकॉज दैट इज़ अ इंसुलेटर। पीवीसी की फुल फॉर्म देख लेना बाय द वे, राइट। देन 34th, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल्स इज अ लिक्विड? इनमें से कौन सी नॉन मेटल है जो लिक्विड है एट द रूम टेम्परेचर? दैट इज द ब्रोमीन। 35th, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अंडरगो अ केमिकल रिएक्शन? कहाँ पे हमको केमिकल रिएक्शन देखने को मिलेगी? यार ये बहुत ईजी, अपने आप देख लेना कि इनमें से कौन सा रिएक्टिव मेटल है। ऑफकोर्स आपको पता है कि ज़्यादा रिएक्टिव मेटल जो होगा वो कम रिएक्टिव वाले मेटल के सॉल्ट में से उसको डिस्प्लेस कर देने वाला है।
36 आप स्किप कर सकते हो, राइट। ये अगेन डिलीटेड पार्ट में से है, इसलिए ठीक है। इसी के साथ जो ये वाला चैप्टर है ये खत्म होता है। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 4 पे, विच इज़ द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इसमें से तो बहुत सारी रिडक्शन हुई है चैप्टर में से, राइट। बाय द वे, अगर कोई भी डाउट है आपको इस चैप्टर में से, इस पर भी मैं वन शॉट वीडियो बना चुका हूँ, जिसको आई थिंक सो 32,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स देख चुके हैं अब तक। सो आप देख सकते हो, अगर आपको कोई डाउट है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, उस वाली वीडियो, उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। कार्बन एग्जिस्ट इन द एटमोसफियर इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? कार्बन मोनोक्साइड ओनली, कार्बन मोनोक्साइड इन ट्रेसेस, एंड द CO2 ओनली, या फिर कोल? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, राइट। कार्बन मोनोक्साइड इज फाउंड इन द ट्रेसेस इन द एटमोसफियर, एंड ऑफ कोर्स द CO2, कार्बन डाइऑक्साइड तो डेफिनेटली होती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर यूजली करेक्ट फॉर द कार्बन कंपाउंड्स? देखो यूजली क्यों बोला जा रहा है, जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं दे आर यूजुअली कोवलेंट कंपाउंड्स, है ना। कोवलेंट कंपाउंड्स के अब देखना आपको कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। पहला, आर दे गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? बिल्कुल नहीं, बल्कि उल्टा देखने को मिलता है। जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, है ना। देन जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं, डू दे हैव स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स? बिल्कुल नहीं, ऐसा तो आयनिक कंपाउंड्स में देखने को मिलता है ना। Covalent compounds do not have the strong forces of attraction between the molecules. So the right answer is of course second and the fourth. Option D is the right answer. Then question number third. A molecule of ammonia NH3 has only कैसे बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं? इसको तो आप बॉन्डिंग बना के देख सकते हो ना। नाइट्रोजन, दिस इज द हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 725 बना इसका कॉन्फ़िगरेशन, राइट। सो 3 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास ऐसे होते हैं और 3 हाइड्रोजन के साथ ही ऐसे बॉन्डिंग करती है। सो जितने भी ये बॉन्ड्स बनाएगी वो क्या होंगे? सिंगल बॉन्ड्स होंगे। और जो ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको ये यूटिलाइज नहीं कर रही इन द बॉन्डिंग, समझ लो, ठीक है। ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको लोन पेयर बोला जाता है। इसके बारे में आप डिटेल में हायर क्लासेस में पढ़ने वाले हो कि व्हाट इज दिस लोन पेयर, ठीक है। बट द राइट आंसर इज सिंगल बॉन्ड्स। सारे यहाँ पे फर्स्ट सिंगल बॉन्ड्स ही बन रहे हैं, ओनली द सिंगल बॉन्ड्स, ठीक है। देन फोर्थ क्वेश्चन, ये तो एकदम सिंपल है, कार्बन कार्बन चैप्टर पढ़ रहे हैं। बकमिंस्टर फुलरिन इज एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ द कार्बन। देन जो फिफ्थ क्वेश्चन है इसको आप स्किप कर सकते हो फॉर द 2021। जो सिक्स्थ क्वेश्चन है इसका सिंपल आंसर है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिकॉज जो पोटाशियम परमैग्नेट है उसका नेचर आपको पता है ना, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लियर। सेवन्थ क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हो, ये सिलेबस का पार्ट नहीं है। एट्थ क्वेश्चन, इनमें से किसका जो फंक्शनल ग्रुप है ये भी आप स्किप कर सकते हो, बट जनरली आई थिंक सो आपको पता होगा, जो OH है वो एल्कोहल्स में होता है। सो एल्कोहल कौन सा है? ये वाला ब्यूटेनॉल, है ना। OL जिसमें लास्ट में होता है दैट इज एल्कोहल। सो OH उसका फंक्शनल ग्रुप होगा। द नाइन्थ क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हो फॉर द 2021, सोप वाला पार्ट नहीं है बिकॉज आपके सिलेबस में, राइट, डिलीट हो चुका है। 10th वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द नाइट्रोजन? ये तो ईजी क्वेश्चन है ना। दिस इज नाइट्रोजन, दिस इज another atom of the nitrogen atomic number 7, कॉन्फ़िगरेशन बनती है इसकी 2,5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास 5। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, ठीक है। सो 3 इलेक्ट्रॉन्स की, दैट मीन्स ये शेयरिंग करेगा समथिंग लाइक दिस, है ना। टोटल इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स थे। देखो दोनों नाइट्रोजन के पास 5-5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन्स की ये शेयरिंग कर रहे हैं ऐसे। सो ओवरऑल दोनों का ऑक्टेट आपको कंप्लीट देखने को मिलेगा। तो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन कौन सी होगी इसकी? ऑप्शन नंबर डी, क्लियर। नेक्स्ट वन, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द इथाइन इज, इथाइन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या बनेगा? 2 कार्बन के एटम्स प्रेजेंट हैं और ट्रिपल बॉन्डिंग हो रखी है, और ऑफकोर्स अगर 3-3 बॉन्ड्स इन्होंने बना लिए, सो एक हाइड्रोजन और अटैच होगा इनके साथ। तो ये तो सिंपल वाला क्वेश्चन है ना, राइट, ये तो आपको आता होगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 12th, आइडेंटिफाई द अनसैचुरेटेड, इसको आप स्किप कर सकते हो, राइट। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। फॉर द 2021, मैं जितनी भी बार बोल रहा हूँ ऑफकोर्स इस वीडियो में कि सिलेबस का पार्ट नहीं है, आई एम जस्ट सेइंग इट फॉर द CBSE 2020-21 के जो एग्जाम्स हैं, राइट। 13th, क्लोरीन रिएक्ट्स, इसको भी आप स्किप कर सकते हो, ओके। 14th वन भी, अब यहाँ से मोस्टली क्वेश्चंस आई थिंक सो डिलीटेड पार्ट में से हैं। ये है सिलेबस का पार्ट, राइट। पेंटेन आपने पढ़ा हुआ है, दिस इज द पेंटेन, राइट। 5 कार्बन के एटम्स प्रेजेंट हैं और सब में सिंगल बॉन्डिंग यहाँ पे हुई होती है। इस केस में कितने टोटल कोवलेंट बॉन्ड्स आपको देखने को मिलेंगे? सीधा इसकी स्ट्रक्चर बनाए पहले,
5 यहाँ पे कार्बन के सॉरी 5 कार्बन के एटम्स एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं और हर कार्बन के साथ कुछ ना कुछ हाइड्रोजन्स यहाँ पे अटैच्ड हैं. दिस इज द पेंटेन, राइट. अब टोटल कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं उसको जरा कैलकुलेट करें, राइट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. बहुत इजी क्वेश्चन था ये तो. नेक्स्ट 16th, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है. बेंजीन, बेंजीन की स्ट्रक्चर, दैट इज द ऑप्शन नंबर सी, राइट. बिकॉज ऑल्टरनेटिव यहाँ पे बॉन्डिंग होती है ना, एक सिंगल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड ऐसे होता है. फॉर एग्जांपल अगर मैं इस डायग्राम में बात करता हूँ, पहले यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है और फिर यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड शो करा हुआ है, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड शो करा हुआ है. ऐसे नहीं होता, राइट. बेंजीन के केस में दिस इज द डबल बॉन्ड देन सिंगल बॉन्ड, देन दिस इज द डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड. ये कार्बन और कार्बन की बात कर रहा हूँ मैं, राइट. एक कार्बन के एटम और दूसरे कार्बन के जो बीच में बॉन्डिंग हो रखी है, राइट, दैट इज ऑल्टरनेटिव, है ना. सो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. 17th स्किप कर सकते हो. 18th, करेक्ट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द ब्यूटानिक एसिड, इसको भी स्किप कर सकते हो. 19th, विनेगर इज अ सॉल्यूशन ऑफ. अब यहाँ पे जो अल्कोहल वाले ऑप्शंस हैं इसको तो ऑफकोर्स आप सीधा बाहर कर सकते हो, बिकॉज यू नो कि विनेगर में अल्कोहल प्रेजेंट नहीं होता, पहली बात, ठीक है. सेकेंडली, यू मस्ट बी नोइंग कि जो विनेगर होता है वो बहुत बहुत डाइल्यूट होता है. सो 50 to 60% एसिटिक एसिड तो स्टिल काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, ऑफकोर्स, ठीक है. राइट आंसर इज 5 to 8% एसिटिक एसिड इन द वाटर, बिकॉज जो विनेगर होता है इट इज़ वेरी वेरी डाइल्यूट, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट होता है ये. नेक्स्ट वन, मिनरल एसिड्स आर जनरली स्ट्रॉन्गर देन द कार्बोक्सिलिक एसिड्स. क्यों? कहने को आप बोल सकते हो कि कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट सिलेबस में नहीं है, लेकिन मिनरल एसिड्स के बारे में आपने पढ़ा हुआ ना, तो इसको आप आंसर कर सकते हो इजीली. मिनरल एसिड्स, पहला ऑप्शन क्या है, मिनरल एसिड्स आर कंप्लीटली आयनाइज्ड, बिल्कुल सही है ना, इसी वजह से वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स है ना. सेकेंडली, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर कंप्लीटली आयनाइज्ड, नहीं ऐसा नहीं बोल सकते, बिकॉज उसने बोला हुआ ना मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर देन द कार्बोक्सिलिक एसिड्स. तो इतना आपको पता लग ही रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर वीक एसिड्स, और अगर वीक हैं तो कंप्लीटली आयनाइज तो नहीं करने वाले. ओके. थर्ड ऑप्शन, मिनरल एसिड्स आर पार्शली आयोनाइज. अगर यार कंप्लीटली बोल दिया तो पार्शली कैसे होगा, तो सेकंड ऑप्शन भी गलत हुआ, थर्ड ऑप्शन भी गलत हुआ. कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर पार्शली आयोनाइज्ड, बिल्कुल. सो फर्स्ट एंड फोर्थ दे आर द राइट वंस. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट वन, कार्बन फॉर्म्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स, है ना, बाय शेयरिंग द 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद 4 यूनिवैलेंट एटम्स, जैसे कि हाइड्रोजन वगैरह के साथ. क्लियर? आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द 4 बॉन्ड्स कार्बन अटेन्स द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ नियॉन. वेरी सिंपल. ये तो कार्बन के बाद नोबल गैस वही आती है ना. 4 इलेक्ट्रॉन्स उसके खुद के थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और 4 उसने शेयर करके यूज़ कर लिए, राइट. सो टोटल एक तरह से उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे ना. सो नियॉन इज द राइट आंसर. कार्बन के बाद वही बिकॉज आती है ना नियरेस्ट नोबल गैस. देन 22nd, द करेक्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल इज. कौन सी है देखते हैं ड्रॉ करके. सबसे पहले ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वैलेंस 6 है ना. 2,6 बनती है इसकी कॉन्फ़िगरेशन. सो 1 2 3 4 5 एंड 6. सो दिस इज अवर ऑक्सीजन. देन दिस इज द हाइड्रोजन, दिस इज द हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ऑफ कोर्स एक. हाइड्रोजन इज यूनिवैलेंट, है ना. थोड़ा पास में बना देता हूँ इसको. क्लियर? अब ऑक्सीजन का यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो चुका है, और इस वाली हाइड्रोजन का डुप्लेट भी कंप्लीट हो चुका है. दैट मीन्स दिस इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन. कौन सा इनमें से अब राइट आंसर है, कौन सा डायग्राम जो इसके जैसा लग रहा है, ऑप्शन नंबर सी, राइट. दैट इज द राइट आंसर. नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन. देखा जाए तो ये भी नेमिंग के अंडर आता है पार्ट्स, इसको भी आप स्किप कर सकते हो फॉर द 2021, लेकिन द राइट आंसर इज ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर डी. क्लियर? नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. स्किप कर सकते हो, ये भी सिलेबस का पार्ट नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज, राइट. ये सिलेबस का पार्ट है, इसको देखते हैं. कौन इनमें से सेम होमोलोगस सीरीज का पार्ट नहीं है. ओके. आपको पहले जनरल फॉर्मूले पता है ना. एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, राइट. व्हाट अबाउट द एल्कीन्स. एल्कीन्स में होता है CnH2n, और एल्काइंस में होता है CnH2n-2, ठीक है. सो अगर ऑफ कोर्स एल्कीन्स के मेंबर्स हैं, अगर मैं होमोलोगस की बात कर रहा हूँ, राइट,
तो सारे हम एल्केन्स ही कंसिडर करेंगे। अगर एल्कीन है एक मेंबर तो सारे एल्कीन्स ही होंगे, दैट इज द होमोलोगस सीरीज ना, ठीक है। ऐसा तो नहीं सकता कि हाँ हम एक मेंबर इसका उठा रहे हैं, एक मेंबर इसका उठा लिया, एक मेंबर इसका उठा लिया और हम बोल रहे हैं कि हाँ जी ये मेंबर्स तो होमोलोगस सीरीज का पार्ट है। नहीं ना, होमोलोगस का मतलब यही होता है कि जो उनका फंक्शनल ग्रुप है वो सिमिलर हो। देखते हैं CH4 दैट इज मीथेन, सो ये तो एल्केन है, क्लियर। C2H6 इसमें भी डेफिनेटली आपको दिख रहा है कि ये भी एक एल्केन है ना। जनरल फॉर्मूले से आप आइडिया लगा सकते हो ना। 2 and 6 देख रहे हो, 2 का डबल करोगे और उसमें 2 ऐड करोगे तब आपके पास 6 आएगा। सो डेफिनेटली दिस इज एल्केन, सीधा फॉर्मूले से पता लग रहा है। 3 2 आर 6 और 6 + 2 8 होता है, सो दिस इज ऑल्सो एन एल्केन। लेकिन जो आखिरी वाला है 4 2 आर 8, दैट मीन्स ये क्या है, एक एल्कीन है। ओके, इट इज एल्कीन, इसमें डबल बॉन्डिंग होगी कहीं ना कहीं पे, ठीक है। सो ये इस होमोलोगस सीरीज का पार्ट नहीं है, समझ रहे हो। ये जो तीनों मेंबर्स हैं पहले, राइट, दे आर द पार्ट ऑफ होमोलोगस सीरीज, सेम होमोलोगस सीरीज, विच सीरीज, एल्केन्स, ठीक है, ये उनकी सीरीज है। लेकिन आखिरी वाला दैट बिलोंग्स टू द एल्कीन्स सीरीज, सो दैट इज द राइट आंसर। 28th स्पोनिफिकेशन है, इसको आप स्किप कर सकते हो, इसलिए इसका पार्ट नहीं है। 29th द फर्स्ट मेंबर ऑफ द एल्काइन होमोलोगस सीरीज इज द, यही बनेगा, राइट, दैट इज द इथाइन। सिंपल, एल्काइन बोला हुआ है दैट मीन्स ट्रिपल बॉन्डिंग होगी और सबसे पहला मेंबर यही बन सकता है उस होमोलोगस सीरीज में। इसी के साथ ये वाला चैप्टर खत्म होता है। अब देखते हैं 5th चैप्टर विच इज द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स। बाय द वे आपको ये वीडियो अब तक कैसी लग रही है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको पसंद आ रही है डू कंसिडर शेयरिंग इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। पहला क्वेश्चन, अप टू विच एलिमेंट द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज फाउंड टू बी एप्लीकेबल, दैट इज ऑफ कोर्स द कैल्शियम, वेरी सिंपल। सेकंड, अकॉर्डिंग टू द मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ elements were arranged in the periodic table in the order of increasing atomic mass। ध्यान देना, गलती से atomic number मत लगा देना, बिकॉज atomic number का कॉन्सेप्ट तो आएगा लास्ट में जाके जब आप मॉडर्न periodic table पढ़ोगे, है ना। इस टाइम पर मेंडलीव के टाइम तक atomic number का कॉन्सेप्ट था ही नहीं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी। थर्ड वन, इन द मेंडलीव्स periodic table gaps were left for the elements to be discovered later। इनमें से किस एलिमेंट को जगह मिली थी उसके periodic table में, द आंसर इज ऑफ कोर्स द जर्मेनियम, ठीक है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज करेक्ट, देखते हैं। इट हैज 18 हॉरिजॉन्टल रोज, नॉट 18 तो नहीं होती, बिल्कुल गलत है, राइट। पीरियड्स तो 7 होते हैं ना, राइट, 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप्स होते हैं इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब देखते हैं, इट हैज 7 वर्टिकल कॉलम्स एज द पीरियड्स, 7 नहीं होते, ये भी गलत है। और वैसे भी वर्टिकल वाले पीरियड नहीं होते, वो ग्रुप होते हैं ना, सो सरासरी गलत है जो सेकंड वाली लाइन है। इट हैज़ 18 वर्टिकल कॉलम्स नॉन एज द ग्रुप्स, बिल्कुल सही। और डी में क्या बोल रहा है, इट हैज़ 7 हॉरिजॉन्टल रोज नोन एज द ग्रुप्स, ये ग्रुप्स नहीं होते, ये पीरियड्स होता है, सो ये भी गलत है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, इट हैज़ 18 वर्टिकल कॉलम्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं, है ना। टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं, आखिरी जो ग्रुप होता है 18th वाला वो नोबल गैसेस का ग्रुप होता है, राइट ना। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द गिवन एलिमेंट्स ABCDE विद एटॉमिक नंबर 2 3 7 10 30 बिलोंग टू द सेम पीरियड। कैसे पता लगता है कौन कौन सा एलिमेंट सेम पीरियड में लाई करेगा, फ्रॉम द नंबर ऑफ द शेल्स, है ना। कॉन्फ़िगरेशन से आपको पहले देखना पड़ेगा कि किस किस केस में 2 नंबर ऑफ शेल्स बनेंगे। देखो ये 2 वाला तो बिल्कुल नहीं है और ये 30 वाला भी बिल्कुल नहीं है, बिकॉज 30 वाले में 2 शेल्स में 30 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं। और जो ये पहला वाला केस है जो एलिमेंट ए है, उसमें तो है ही सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स, वो तो पहले शेल में ही आ जाएंगे, है ना। तो ये बाहर है और ये बाहर है, सो ऑफ कोर्स B, C और D दैट इज द राइट आंसर। इन तीनों के केस में सिर्फ 2 नंबर ऑफ शेल्स बनेंगे, समझ रहे हो ना। दिस इज 2,1, दिस इज 2,5, दिस इज इसका 10 एटॉमिक नंबर 2,8, ठीक है ना। सब में सिर्फ KL सिर्फ 2 नंबर ऑफ शेल्स आ रहे हैं, सो दोनों ये तीनों एलिमेंट सेम पीरियड में लाई करेंगे, सिंपल। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सेम ग्रुप में लाई कर रहे हैं, और इसके लिए हमको क्या देखना पड़ता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करता हूँ ए एलिमेंट की 2,7, 7 इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसकी वैलेंसी 1 है, दैट मीन्स ये डेफिनेटली हेलोजन है, ये 17th ग्रुप में लाई कर रहा है, यहाँ से आपको आइडिया लग रहा है ना। व्हाट अबाउट दिस वन,
2, 8 एंड 1, वैलेंसी 1 है इसकी, एक इसके पास सिर्फ एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, दैट मीन्स ये कोई मेटल है और ये एल्कली मेटल है, दैट मीन्स ये पहले ग्रुप में लाई कर रहा है। यहाँ से आपको देख के आइडिया लग रहा है इसका। सो बी जो है इट इज इन द फर्स्ट ग्रुप। व्हाट अबाउट द एलिमेंट सी? 17 तो वैसे भी पता आपको क्लोरीन होती है, सो ये भी 17th ग्रुप में लाई करेगा, है ना। और आप देख रहे हो ना, दो एलिमेंट्स ही हैं जो सेम ग्रुप में लाई कर रहे हैं, सो वो तो हमको यहीं से पता लग चुका है कि ए और सी ये दोनों हैलोजेंस हैं और ये सेम ही ग्रुप में लाई करेंगे। लेकिन स्टिल देख लेते हैं बाकी का भी, राइट, ज़रूरत नहीं है लेकिन स्टिल फॉर द अंडरस्टैंडिंग। जो डी है उसका एटॉमिक नंबर 12 है, राइट। सो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 282, दैट मीन्स इट इज़ एल्कलाइन अर्थ मेटल, है ना। ये लाई करेगा सेकंड ग्रुप में। और जो आखिरी ये वाला है 13th, 12 अगर हमने देख ही लिया सेकंड में है तो ये तो थर्ड ग्रुप में लाई करेगा ना, वहीं से पता लग रहा है, सिंपल। सो राइट आंसर इज ए एंड सी, ये दोनों हेलोजेंस हैं, ये 17th ग्रुप में लाई करेंगे। नेक्स्ट वन, वेयर वुड यू लोकेट द एलिमेंट विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28? यहाँ से अगेन हमको पता लग रहा है कि ये लाई करेगा 18th ग्रुप में। 28 देख रहे हो ना, ऑक्टेट कंप्लीट है, दैट मीन्स ये नोबल गैस होने वाली है कोई ना कोई। इनफैक्ट दिस इज नियॉन, क्लियर। नेक्स्ट वन, एलिमेंट विच इज एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दैट मीन्स कार्बन की बात हो रही है, किस ग्रुप में बिलोंग करता है? ग्रुप नंबर 14, बिकॉज इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4, राइट। तो वहाँ से आपको आइडिया लग रहा है। देन 10th वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटर मोस्ट शेल फॉर द एलिमेंट्स ऑफ द पीरियड सेकंड? पीरियड सेकंड है तो ऑफकोर्स उसके पास सिर्फ 2 ही शेल्स होंगे, और आउटर मोस्ट शेल उनमें से कौन सा होने वाला है? एल शेल। वेरी सिंपल, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन हैं कार्बन वाले चैप्टर में से तो, सॉरी इस वाले चैप्टर में से तो, है ना। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स एग्जिबिट द मैक्सिमम नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? यार ये इजी है, ये अपने आप देख सकते हो, वैलेंसी निकाल के आपको बस ये देखना है कि इनमें से किसके सबसे ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक रेडियाई? एटॉमिक नंबर देख लेते हैं पहले। नाइट्रोजन का बनेगा 7, फ्लोरीन दैट इज 9, ऑक्सीजन इज 8, राइट है। सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले नाइट्रोजन प्लेस्ड होता है, फिर ऑक्सीजन और फिर फ्लोरीन, राइट। लेकिन उसने पूछा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक रेडियस, इंक्रीज किधर को करेगा? जब हम ऐसे जाएंगे, आपको पता है ना, अलोंग द पीरियड जब आप टूवर्ड्स राइट हैंड साइड मूव करते हो तो साइज डिक्रीज होता है। इंक्रीज किधर को करेगा? इस डायरेक्शन में, दैट मीन्स FON, दिस इज द राइट आंसर। ये ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा, ऑप्शन डी दैट इज द राइट आंसर। 13th वन, विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियाई? ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा मेरे को, ध्यान से देखना इसको। सोडियम और मैग्नीशियम रिस्पेक्टिवली पहले और दूसरे ग्रुप्स में लाई करते हैं, ये हमको पता है, और पोटाशियम और कैल्शियम ये भी पहले और दूसरे ग्रुप्स में लाई करते हैं। एग्जैक्टली सोडियम और मैग्नीशियम के बिल्कुल नीचे, है ना। ये दोनों एल्कली मेटल्स हैं और ये दोनों एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, ये आपको पता है। अब जो पूछा गया सबसे बड़ा एटॉमिक रेडियाई किसका होगा? डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होता है, सो या तो इसका होगा या इसका होगा, लेकिन इन दोनों में से भी एटॉमिक रेडियाई बड़ा किसका होगा? ऑफ कोर्स इस चीज़ का, बिकॉज जब हम लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई बढ़ेगा, है ना। सो सबसे बड़ा यहाँ पे एटॉमिक रेडियाई किसका है? एस पोटाशियम का। सिमिलरली लेट्स सपोज यहाँ से आपसे पूछा होता सबसे छोटा एटॉमिक रेडियाई किसका है, देन किसका आता? मैग्नीशियम का। वेरी सिंपल। 14th क्वेश्चन भी इसी के रिलेटेड है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड लूज इलेक्ट्रॉन इजीली? कौन सा एलिमेंट इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा? जिसका साइज सबसे बड़ा होगा, ऑफ कोर्स, है ना, जिसके इलेक्ट्रॉन्स उसके न्यूक्लियस से सबसे दूर होंगे। और सबसे बड़ा साइज किसका था यहाँ पे? पोटाशियम का। तो ऑफ कोर्स पोटाशियम ही यहाँ पे सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? लूज करेगा, ठीक है। देन जो 15th क्वेश्चन है काफ़ी सिमिलर है, कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को इजीली लूज नहीं करेगा? ऑफ कोर्स वैसा एलिमेंट जिसके एटम का साइज सबसे क्या होगा? छोटा होगा। 16th, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आइसोटोप्स? आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है लेकिन डिफरेंट मास नंबर होता है। पहला ऑप्शन है आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट आइसोटोप्स ऑफ द एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक मासेस, डिफरेंट एटॉमिक मास होता है बल्कि, राइट, ये तो गलत है। सेकंड, आइसोटोप्स ऑफ द एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर, बिल्कुल सही, सेकंड ऑप्शन सही है। सो यहाँ पे ए एटलीस्ट नहीं हो सकता बिकॉज इसमें तो सेकंड वाला आ ही नहीं रहा, है ना। बी, सी या डी में से कोई ना कोई आंसर है। देन थर्ड, आइसोटोप्स
शो सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो कि बिल्कुल गलत है आइसोटोप्स के केस में, बिकॉज हम बोल रहे हैं कि डिफरेंट मास नंबर है, राइट। तो जनरली सेइंग जो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं डेंसिटी वगैरह की बात करता हूँ, तो वो क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं एक दूसरे से। दैट मीन्स ये गलत है, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको नहीं देखने को मिलेंगी, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज आपको सिमिलर देखने को मिलेंगी बिकॉज उसका एटॉमिक नंबर सेम है, राइट। फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं मास नंबर पर, राइट, इस चीज़ का ध्यान रखना बस। केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं उसके एटॉमिक नंबर पे, राइट, उसकी वैलेंसी वगैरह पे बेसिकली, राइट। सो डी जो फोर्थ वाला है दैट इज द राइट आंसर। सो सेकंड एंड फोर्थ कहाँ पे आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द राइट आंसर। 17th, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग मेटेलिक करेक्टर। एंड अगले में पूछा गया इंक्रीजिंग मेटेलिक करेक्टर। ये इजी क्वेश्चन हैं, आप खुद से आई होप देख सकते हो, राइट। मेटेलिक करेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो along the period जब हम मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन द मेटेलिक करेक्टर ऑफ कोर्स डिक्रीजेज। राइट हैंड साइड की तरफ तो नॉन मेटल्स होती है ना पीरियोडिक टेबल में, सो यहाँ से आप याद रख सकते हो, ठीक है। इधर की तरफ मेटेलिक करेक्टर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, लेकिन डाउन द ग्रुप जब आप मूव करोगे तो मेटेलिक करेक्टर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, है ना। बिकॉज एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना उतना ईजी होता जाता है जैसे आप डाउन द ग्रुप मूव करते हो, सिंपल। सो वेरी सिंपल है ये वाले, देख लेना। देन 19th, वट टाइप ऑफ ऑक्साइड वुड ए का एल्यूमिनियम फॉर्म। एल्यूमिनियम किस टाइप के ऑक्साइड्स को फॉर्म करेगा। एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, सो Al2O3, है ना। सो E2O3, राइट, यहाँ पे एल्यूमिनियम की जगह पे उसने जैसे ये सिंबल यूज करा ना E, ठीक है। सो E2O3 ये होगा उसका ऑक्साइड। देन 3 एलिमेंट्स बी और सॉरी बोरोन, सिलिकॉन एंड द जर्मेनियम, ये क्या है, ये सारे क्या हैं, मेटलॉइड्स हैं। क्लियर, ये तीनों क्या है, मेटलॉइड्स हैं, इसका ध्यान आपको होना चाहिए। सिलिकॉन और जर्मेनियम तो वैसे भी बहुत कॉमन एग्जांपल्स हैं। बोरोन के बारे में कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, लेकिन आपको याद रखना है, राइट, इट इज ऑल्सो अ मेटलॉइड। नेक्स्ट 21st क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विल फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स। एसिडिक ऑक्साइड ऑफ कोर्स जो नॉन मेटल होगा वो बनाएगा, है ना। आपको पता है जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, उनका नेचर कैसा होता है, एसिडिक। सिमिलरली जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है, ये चीज़ें हमको पता है ना। सो एसिडिक ऑक्साइड इनमें से कौन सा बनाएगा, ऑफ कोर्स जो नॉन मेटल होगा। अब इनमें से नॉन मेटल कौन है आपको ये देखना है, डायरेक्टली दिख रहा है जो ये 7 वाला, विच इज़ द नाइट्रोजन, दैट इज़ द नॉन मेटल, राइट। 3 ये तो हो जाएगा लिथियम ना, दैट इज एल्कली मेटल, सो ये तो हो गया एक मेटल, राइट। देन 12 दिस इज द मैग्नीशियम, एल्कलाइन अर्थ मेटल, सेकंड ग्रुप में ये लाइक कर रहा है, सो दिस इज ऑल्सो अ मेटल। और जो ये 19 है, 18 नोबल गैस कॉन्फिगरेशन होती है ना, सो 1 आ रहा है, दैट मीन्स अगेन ये एल्कली मेटल होने वाला है, वहाँ से हमको पता लग रहा है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, सो इट इज ऑल्सो अ मेटल। सिर्फ ये जो पहला एलिमेंट है दिस इज अ नॉन मेटल, सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अ नाइट्रोजन, वो बनाएगा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, और वो एसिडिक होते हैं, आपने पढ़ा भी होगा इनफैक्ट, जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, राइट, दे आर वेरी वेरी एसिडिक and even they are responsible for the acid rain as well, right. Next 22nd, the element with the atomic number 14 is hard and it forms acidic oxides and it form covalent halide 14, silicon, right, silicon की बात हो रही है ना। to which of the following categories, ये भी वही चीज़ है, मेटलॉइड है, सिलिकॉन इज अ मेटलॉइड, राइट। सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये कुछ कॉमन सी एग्जांपल्स हैं इसकी। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एटॉमिक रेडियस। पहला ऑप्शन क्या है, सही है, बिल्कुल गलत है ये, राइट। सेंटर से देख रहे हो कहाँ तक का डिस्टेंस शो करा हुआ है ये। एटॉमिक रेडियस की अगर हम बात करेंगे तो देखो इलेक्ट्रॉन्स इसमें आखिरी शेल तक आ रहे हैं, सो ये वाला डिस्टेंस होगा यहाँ पे एटॉमिक रेडियस, राइट, ना कि ये इतना सा डिस्टेंस, समझ रहे हो। सो ये तो गलत हो गया पहला। व्हाट अबाउट द सेकंड वन, दिस इज करेक्ट बिकॉज देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ यहाँ पे के शेल में प्रेजेंट है ना। के शेल में यहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और वहाँ तक का यहाँ पे हम डिस्टेंस भी देख रहे हैं, सो दिस इज द डेफिनेटली एटॉमिक रेडियस, सो सेकंड वन इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। अदर देन दैट दिस वन दैट इज ऑल्सो करेक्ट, इलेक्ट्रॉन्स एम शेल तक हैं और
वहाँ तक का इसने रेडियस यहाँ पे शो करा हुआ है. सो दिस इज ऑल्सो एटॉमिक रेडियस. तो ये डिस्टेंस आर यहाँ पे शो करा हुआ है. ये गलत है बिकॉज सेंटर से डिस्टेंस हम देखते हैं ऐसे, राइट. ये कहाँ से डिस्टेंस शो कर रहा है? सो दैट इज इनकरेक्ट. पहला ऑप्शन भी इनकरेक्ट है. सेकंड एंड थर्ड दे आर द राइट रिप्रेजेंटेशंस. सो सेकंड एंड थर्ड, राइट. ऑप्शन नंबर बी ये आपका करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्रीज वाइल मूविंग डाउन द ग्रुप? देखते हैं. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. अच्छा, सीधा इसका आंसर दिखाई दे रहा है, वैलेंसी. वैलेंसी, नॉट वैलेंस, वैलेंसी आएगा यहाँ पे, राइट. वैलेंसी बिल्कुल इंक्रीज नहीं करती है जब आप डाउन द ग्रुप मूव करते हो, है ना. किसी भी पर्टिकुलर पीरियड में वैलेंसी क्या रहती है? एग्जैक्टली सेम रहती है ना. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ सेकंड ग्रुप की बात कर लेते हैं, विच इज़ द एल्कलाइन अर्थ मेटल्स. उसमें किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट की आप बात कर लो, फॉर एग्जाम्पल चाहे आप कैल्शियम की बात कर लो, चाहे किसी भी एल्कलाइन अर्थ मेटल की बात कर लो, राइट. मैग्नीशियम की बात कर लेते हैं, राइट. वेदर इट इज़ मैग्नीशियम, वेदर इट इज़ कैल्शियम, जो मर्जी है, उन सबकी वैलेंसी क्या है? 2 है. इन दोनों के पास दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं. सो राइट आंसर इज वैलेंसी. उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ एटॉमिक रेडियस की, डाउन द ग्रुप जब आप मूव करोगे तो एटॉमिक जो रेडियस है वो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स वहाँ पे बढ़ते जाते हैं. मेटालिक करेक्टर वहाँ पे क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, बिकॉज एलिमेंट्स के लिए इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर पाना उतना ईजी होता जाता है जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हो. सिंपल. नंबर ऑफ शेल्स वो भी बढ़ते जाते हैं, ठीक है. सो बाकी सारी चीज़ों पे इफेक्ट देखने को मिलेगा सिवाय वैलेंसी के. सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी. 25th, on moving from left to right in a period, the size of the atom of course decreases. Quite easy question, right. Down the group जाओगे increase करेगा, left to right move करोगे तो decrease करता है size of the atom. Then last question है ये, which of the following set of elements is written in the order of increasing metallic character? Metallic character down the group जब हम move करते हैं तब increase करता है. और देख रहे हो, this is the correct order, because ये ऐसे ही होता है ना. बेरिलियम ये सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, है ना. एल्कलाइन अर्थ मेटल्स वाला जो ग्रुप होता है, बेरिलियम बाय द वे इज नॉट कंसिडर्ड एल्कलाइन अर्थ मेटल, चाहे वो सेकंड ग्रुप में लाई कर रहा है. क्या रीजन है? जरूर देख लेना, राइट. बेरिलियम इसके नीचे लाई कर रहा है, मैग्नीशियम इसके नीचे लाई करता होता है कैल्शियम, है ना. ये सेकंड ग्रुप के मेंबर्स हैं और इसी ऑर्डर में ये लाई कर रहे होते हैं. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट होता है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. इसके अलावा अगर आपको वीडियो बढ़िया लगी हो यू कैन शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स. यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगर आप इस चैनल पे नए हो, बिकॉज अक्सर मैं ऐसी ऑसम वीडियोस लाता रहता हूँ इस चैनल पे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.